सेक्शन बी में क्वेश्चन 21 है, अ क्लियर सॉल्यूशन ऑफ सेलेक्ट लाइम इज मेड बाय डिजॉल्विंग CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन एन एक्सेस ऑफ वाटर। तो देखिए सेलेक्ट लाइम से क्लियर सॉल्यूशन बनाया जा रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करके। दिस सॉल्यूशन इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू एयर, और इसको एयर पे छोड़ दिया जा रहा है। द सॉल्यूशन स्लोली गोज मिल्की एज अ फेंट वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्स, और ये जो सॉल्यूशन है धीरे धीरे मिल्की या दूधिया होते जा रहा है और इसमें वाइट प्रेसिपिटेशन बन रहा है। एक्सप्लेन वाई अ फेंट वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्स सपोर्ट योर रिस्पॉन्स विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। हमको बताना है कि ये जो वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है वो क्यों बन रहा है, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो केमिकल इक्वेशन है उसको भी हमको लिखना है। यहाँ पे देखिए क्विक लाइम ये कैल्शियम ऑक्साइड अगर वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो ये सेलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और इसमें देखिए हम आगे जाके इसको देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाया गया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 or 3 days of white washing and gives a shiny finish of the walls. It is interesting to note that the chemical formula for marble is also calcium carbonate CuCO3। यहाँ पे देखिए जो रिएक्शन इसमें पूछा हुआ है वो रिएक्शन है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और वाटर रिलीज करता है। इसके आंसर को लिखेंगे कि व्हेन कैल्शियम इसके आंसर में लिखेंगे कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पासेस थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है, व्हिच रिजल्ट्स इन मिल्कीनेस वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और जो केमिकल रिएक्शन इसमें दिया हुआ है कि रिएक्शन ऑफ सेलेक्ट लाइम विथ कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और वाटर रिलीज करता है। क्वेश्चन 21 का आर है, कृति एडेड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू 4 metals एंड रिकॉर्डेड हर ऑब्जर्वेशंस एज शोन इन द गिवन टेबल गिवन बिलो। तो कृति जो है ना वो डाइल्यूट HCl को ऐड कर रही है 4 metals में और उसके ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कर रही है। यहाँ पे देखिए टेबल में मेटल एक तरफ दिया हुआ है, एक तरफ गैस इवॉल्व दिया हुआ है। कॉपर के साथ जब डाइल्यूटेड HCl रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे गैस इवॉल्व में यस दिया हुआ है, आयरन के साथ भी यस दिया हुआ है, मैग्नीशियम के साथ भी नो दिया हुआ है और जिंक के साथ यहाँ पे यस दिया हुआ है। अब इसका क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑब्जर्वेशंस एंड गिव केमिकल इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। और इसमें जो करेक्ट ऑब्जर्वेशन है उसको हमको बताना है, साथ ही साथ जो केमिकल इक्वेशंस इस रिएक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उसको हमको यहाँ पे लिखना है। इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो दिया हुआ है, हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विथ मेटल्स। जब एसिड मेटल के साथ में रिएक्ट करता है, यहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हैं, तो ये साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास 4 मेटल दिए हुए हैं और इसके लिए जानना जरूरी है कि रिएक्टिविटी सीरीज में इनका पोजीशन कहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए जो HCl का हाइड्रोजन है उससे नीचे में यहाँ पे कॉपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो जो हाइड्रोजन है ना वो कॉपर के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा। बाकी जो इसमें दिया हुआ है आयरन और जिंक है ना, तो आगे देखेंगे तो आयरन और जिंक जो है ना रिएक्टिविटी सीरीज में इसके ऊपर में है, तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। और इसमें जो एक ऑब्जर्वेशन है मैग्नीशियम के साथ में जिसमें गैस इवॉल्व नो दिया हुआ है, वो ऑब्जर्वेशन जो है ना वो इनकरेक्ट है, तो हम उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। इसके आंसर में लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज जिंक एंड आयरन आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। कि रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंगली जिंक और आयरन जो है ना हमने समझा है कि ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, एंड दस एबल टू फॉर्म H2 गैस ऑन रिएक्शन विथ HCl। इसी कारण से ये HCl के साथ रिएक्ट करके H2 गैस रिलीज करता है। और जो रिएक्शन पूछा है इसमें आयरन जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो फेरिक क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन बाहर निकालता है, और जिंक जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो ये जिंक क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन बाहर रिलीज करता है। याद रखिएगा ना, ये दोनों जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड नहीं है। क्वेश्चन 22 है, हाउ इज़ द मोड ऑफ एक्शन इन बीटिंग ऑफ द हार्ट
डिफरेंट फ्रॉम रिफ्लेक्स एक्शंस, कि किस प्रकार से जो हार्ट बीटिंग है या हार्ट बीट है वो रिफ्लेक्स एक्शन से अलग है। गिव फॉर एग्जांपल्स, 4 एग्जांपल के द्वारा हमको इसको समझाना है। सबसे पहले तो ये बताना है कि कैसे जो हार्ट बीट है या बीटिंग ऑफ हार्ट है वो रिफ्लेक्स एक्शन से अलग है, और दूसरा इससे रिलेटेड हमको 4 एग्जांपल देना है। रिफ्लेक्स एक्शन को हम स्पेस से काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई अर्जेंट या डेंजरस सिचुएशन है तो हमारा बॉडी को तुरंत रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। अगर वो थोड़ा भी समय उसमें गंवा देगा तो हम जल सकते हैं या मर सकते हैं। तो इसी कारण से जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो ब्रेन के द्वारा कंट्रोल नहीं होते, क्योंकि ब्रेन को थॉट प्रोसेस करने में टाइम लगता है। ये कंट्रोल होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो है बिना कोई थॉट प्रोसेस के इमीडिएट एक्शन करता है। तो इस पेज से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना वो रिफ्लेक्स एक्शन से रिलेटेड हैं, और इसका उलट जो है ना वो होता है अपना हार्ट बीट जो होता है वो ब्रेन के द्वारा कंट्रोल्ड होता है, और वो एक रिदमिक होता है और वो कंटिन्यूअस रहता है। तो चलिए अब इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग लिख लेते हैं। इसके आंसर में लिखेंगे कि द मोड ऑफ एक्शन इन बीटिंग ऑफ द हार्ट इज डिफरेंट फ्रॉम रिफ्लेक्स एक्शंस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। तो जो मोड ऑफ एक्शन है बीटिंग ऑफ हार्ट में वो अलग है रिफ्लेक्स एक्शन से, उसके रीजन हम यहाँ पे दे रहे हैं। सबसे पहले देखिए बीटिंग ऑफ हार्ट में इस प्रकार का आपको टेबल बना देना है, और यहाँ पे लिखना है रिफ्लेक्स एक्शंस, है ना। इस टेबल में पहला इसका पॉइंट देंगे कि इनवॉलंटरी एक्शन दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय विल। तो बीटिंग ऑफ हार्ट एक इनवॉलंटरी एक्शन है जिसको आप अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते। और रिफ्लेक्स एक्शंस आर एक्शंस विच आकर इन सडन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। हमने इसको समझा है कि रिफ्लेक्स एक्शन तुरंत होने वाला एक्शन है जो कि स्टिमुलस से होता है। सेकेंड में देखिए कि जो बीटिंग ऑफ द हार्ट है वो रेगुलेटेड बाय द ब्रेन होता है, ब्रेन के द्वारा रेगुलेट होता है, और ये रेगुलेटेड बाय स्पाइन्स होता है, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा रेगुलेट होता है। थर्ड में इसमें लिखेंगे कि डू नॉट इन्वॉल्व द यूज ऑफ स्केलेटल मसल्स। इसमें जो यूज ऑफ स्केलेटल मसल्स है वो बीटिंग ऑफ हार्ट में यूज नहीं होता, इसमें होता है यूज ऑफ स्केलेटल मसल्स, इसमें स्केलेटल मसल्स यूज होता है। और इसका फोर्थ लिखेंगे, 4 ही पॉइंट इसमें पूछा है, मैंने इसमें 5 दे दिया है, कि परफॉर्म्ड थ्रू आउट द कोर्स ऑफ वंस लाइफ। और ये जब तक कोई जिंदा रहता है तब तक हार्ट बीट होते रहता है। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शंस कब होता है, जब जरूरी पड़ता है, इमरजेंसी रहता है, तो उसको लिखेंगे आर परफॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इन केसेस ऑफ इमरजेंसी। जो लास्ट पॉइंट है कैन बी क्विक और स्लो। तो बीटिंग ऑफ हार्ट जो है ना वो कभी कभी तेज भी रहता है और कभी कभी स्लो भी हो जाता है, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शंस आर ऑलवेज क्विक, और रिफ्लेक्स एक्शंस जो है ना वो हमेशा क्विक होता है। तो देखिए बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है ना आपको एनसीईआरटी में एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, तो इसमें से काफ़ी सारे आंसर आपको बनाने पड़ते हैं। क्वेश्चन 23 है, पेशेंट्स हुज गॉल ब्लैडर आर रिमूव्ड आर रिकमेंडेड टू ईट लेस ऑयली फूड। ऐसे मरीज जिनके गॉल ब्लैडर निकाल दिए गए रहते हैं, रिमूव कर दिए गए रहते हैं, उनको रिकमेंड किया जाता है कि वो लेस ऑयली कम तेल वाला खाना खाएं। वाई, क्यों? अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे जो गॉल ब्लैडर है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं गॉल ब्लैडर, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है जहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है, और इस गॉल ब्लैडर में ना बाइल जूस होता है, ठीक है। और ये जो बाइल जूस है वो फैट को पचाने में काम आता है। बाइल जूस फ्रॉम द लीवर एक्म्प्लिसेस दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स। ये जो बाइल जूस सेक्रेट होता है लीवर से वो फैट के ऊपर एक्ट करता है। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंस्टेटाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोबुलस। और जो फैट प्रेजेंट होते हैं इंस्टेटाइन में वो लार्ज ग्लोबुलस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, व्हिच मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन देम। जिस कारण एंजाइम का उनके ऊपर जो एक्शन होता है वो काफ़ी कठिन होता है। बाइल साल्स ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोबुलस इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। और जो बाइल साल्ट होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, स्मॉल ग्लोबुलस में तोड़ देता है, जिसके कारण जो एंजाइम एक्शन है उसका एफिशिएंसी जो है ना वो बढ़ जाता है। दिस इज सिमिलर टू द इम्प्लिसिफाइंग एक्शन ऑफ सोप्स ऑन डर्ट। और ये बिल्कुल सिमिलर है जो कि हम समझ चुके हैं कि जो इम्प्लिसिफाइंग एक्शन होता है साबुन का डर्ट के ऊपर या मैल के ऊपर। अब इसका आंसर है कि पेशेंट्स हुज गॉल ब्लैडर आर रिमूव्ड आर रिकमेंडेड टू ईट लेस ऑयली फूड बिकॉज गॉल ब्लैडर स्टोर्स बाइल व्हिच इज अ डाइजेस्टिव जूस। हम लोग इसको समझ चुके हैं कि गॉल ब्लैडर जो है ना वो बाइल को स्टोर करता है, जो कि एक डाइजेस्टिव जूस है। इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स। और ये इमल्सिफिकेशन में मदद करता है फैट्स और लिपिड्स के। विदाउट बाइल फैट डाइजेशन विल बी स्लो। अब बिना बाइल के फैट डाइजेशन जो है ना वो स्लो होगा, हैंस इट इज़ रिकमेंडेड, इसीलिए ऐसा बोला जाता है। क्वेश्चन 24 है, नेम द सब्सटेंसेस अदर देन वाटर दैट आर रीअब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन।
उन सारे सब्सटेंसों को हमको बताना है पानी को छोड़कर जब यूरिन बनते रहता है तो जिनको रीअब्जॉर्ब कर लेता है बॉडी। What are the two parameters that decide the amount of water that is reabsorbed in the kidney? कौन से ऐसे दो पैरामीटर हैं जो कि डिसाइड करते हैं अमाउंट ऑफ वाटर को कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब किया जाएगा किडनी के द्वारा। देखिए इसको यहाँ पे दिया हुआ है कि सम सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, salts and a major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flows along the tube। तो जब यूरिन ट्यूब के अंदर में फ्लो होता है तो कुछ सब्सटेंसेस जो कि इनिशियल फिल्ट्रेट से होते हैं जिसमें ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स है, सॉल्ट्स है और एक बहुत बड़ा पोर्शन वाटर का होता है, उसको बॉडी जो है ना वो रीअब्जॉर्ब कर लेता है। और जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी एंड ऑन हाउ मच ऑफ डिजॉल्व्ड वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रेटेड। तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब करना है ये डिपेंड करता है कि बॉडी में कितना वाटर प्रेजेंट है और साथ ही साथ कितना ज़्यादा डिजॉल्व्ड वेस्ट जो है ना वो जिसको बाहर निकालना है वो की प्रेजेंट है वहाँ पे। तो चलिए इसके आंसर को फिर लिख लेते हैं कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, अदर न्यूट्रिएंट्स, साल्ट्स एंड अ लॉट ऑफ वाटर आर सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड एज द यूरिन फ्लोज थ्रू द ट्यूबल। तो देखिए जो ग्लूकोज, एमिनो एसिड और बाकी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, साल्ट्स होते हैं, ये सब एब्जॉर्ब किए जाते हैं, हम इसको समझ चुके हैं। ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन बनने के दौरान, द टू पैरामीटर्स दैट डिसाइड द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज रीअब्जॉर्ब्ड इन द किडनी आर एज फॉलोइंग। और दो पैरामीटर जिसको हम समझ चुके हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि कितना जो अमाउंट ऑफ वाटर है रीअब्जॉर्ब किया जाएगा किडनी के द्वारा, वो नीचे हम लिख रहे हैं। इसमें है इफ़ द बॉडी ऑलरेडी हैज़ अ हाई अमाउंट ऑफ वाटर लेस वाटर विल बी रीअब्जॉर्ब्ड इन द ट्यूबल एंड वाइस वर्सा। और भी है ऑन हाउ मच ऑफ डिजॉल्व्ड वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रेटेड। क्वेश्चन 25 में रेडिएशन फ्रॉम सन मतलब यहाँ पे सनलाइट दिया हुआ है और एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म से गुजरने के बाद सनलाइट जो है अपने जो कंस्टिट्यूएंट कलर्स होते हैं उसमें बदल जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले येलो लाइट निकल रहा है, फिर ब्लू लाइट निकल रहा है। अब आगे देखते हैं इसमें कि स्टेट द फिनोमेना ऑब्जर्व्ड इन द एबव डायग्राम, कि इस डायग्राम में जो फिनोमेना हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो क्या है। एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द डायग्राम व्हिच ऑफ द टू लाइट्स मेंशन्ड एबव विल हैव द हायर वेवलेंथ। हमको इस डायग्राम के रेफरेंस से बताना है कि इन दोनों लाइट में किसका वेवलेंथ जो है ना वो ज़्यादा होगा, हायर होगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो फिनोमेना क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो फिनोमेना एक्चुअल में वाइट लाइट का प्रिज्म से पार होके अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में कन्वर्ट होना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वाइट लाइट जो है यहाँ पे विब्योर में कन्वर्ट हो जा रहा है जब वो प्रिज्म से पार होके बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे बोलता है कि द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन। ये जो फिनोमेना है इसको डिस्पर्सन बोला जाता है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का कि इसमें टू लाइट जो है येलो लाइट और ब्लू लाइट ये मेंशन्ड है और इसमें पूछ रहा है कि किसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप कि जो रेड का वेवलेंथ है ना वो हमेशा ज़्यादा होता है। वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण इसका स्पीड भी ज़्यादा होता है। इसके कारण तेज़ी से या जल्दी से या सबसे कम समय में प्रिज्म को पार करता है। और सबसे कम वेवलेंथ जो है ना वो वायलेट का होता है, तो इसीलिए इसका स्पीड भी स्लो होता है और ये लेट में इसको पार करता है। तो यहाँ पे देखिए येलो लाइट का जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होगा क्योंकि ये जल्दी पार कर रहा है प्रिज्म को, और ब्लू का वेवलेंथ जो है ना वो कम होगा क्योंकि ये लेट में क्रॉस कर रहा है। अब इसका आंसर है द फिनोमेना ऑब्जर्व्ड इन द एबव डायग्राम इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। हम इसको अच्छे समझ चुके हैं कि जो फिनोमेना है क्या है, वो डिस्पर्सन ऑफ लाइट है प्रिज्म के द्वारा। इसका फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्सन। सेकेंड लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, येलो लाइट हैज ग्रेटर velocity because it passes the prism first, therefore it has a higher wavelength than blue light। Question 25 है how will you use two identical prisms so that a narrow beam of white light incident on one prism emerges out of the second prism as white light। हमको यहाँ पे बताना है कि किस प्रकार से दो आइडेंटिकल प्रिज्म को हम रखें कि एक प्रिज्म के ऊपर अगर नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट माने सफ़ेद प्रकाश जो है पड़ रहा है तो दूसरे प्रिज्म से वो फिर से वाइट लाइट बन के निकले। ड्रा द डायग्राम, और उसके लिए जो डायग्राम है उसको भी हमको बनाना है। अब देखिए सेकेंड प्रिज्म से वाइट लाइट को फिर से पाने के लिए जो एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किया था वो आइजैक न्यूटन ने किया था।
आइजैक न्यूटन ने क्या किया कि ही देन प्लेस्ड अ सेकेंड आइडेंटिकल प्रिज्म इन एन इन्वर्टेड पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट प्रिज्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सेकेंड प्रिज्म है वो फर्स्ट प्रिज्म से सिमिलर है, आइडेंटिकल है, लेकिन इन्वर्टेड है, उल्टा है। यहाँ पे व्हाइट लाइट जब जा रहा है तो अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में वो कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन वापस से जो सेकेंड वाला प्रिज्म है उसको व्हाइट लाइट में वो कन्वर्ट कर दे रहा है। हम इसको आगे देखें तो दिस allowed all the colors of the spectrum to pass through the second prism. He found a beam of white light emerging from the other side of the second prism. ठीक है, तो इससे उनको पता चला कि जो लाइट है वो 7 कलर से बना होता है, लेकिन जो हमारे क्वेश्चन में पूछा है उसमें इस डायग्राम को हमको ड्रा करना है और साथ ही साथ हमको ये जो मैंने बताया उसको इसके आंसर में लिखना है। इसका आंसर लिखेंगे वी यूज 2 आइडेंटिकल प्रिज्म्स, वन अपराइट एंड द अदर इन्वर्टेड टू अचीव गिवन रिजल्ट। हम 2 आइडेंटिकल प्रिज्म को यूज करेंगे, एक सीधा होगा एक उल्टा होगा, जो रिजल्ट हम चाहते हैं उसको अचीव करने के लिए एंगल ऑफ डिफ्लेक्शंस ऑफ द 2 प्रिज्म्स नीड टू बी इक्वल एंड अपोजिट। और जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शंस हैं दोनों प्रिज्म के वो इक्वल और अपोजिट होने चाहिए। वाइल द फर्स्ट प्रिज्म स्प्लिट्स द लाइट इन द 7 कलर्स, द सेकंड प्रिज्म कंबाइंस द स्पेक्ट्रम टू गिव वाइट लाइट एज द इमर्जेंट लाइट। तो हम इसको अच्छे से समझ चुके हैं कि पहला प्रिज्म 7 कलर में जब लाइट को डिवाइड करेगा तो सेकेंड प्रिज्म जो है ना स्पेक्ट्रम को फिर से कंबाइन कर देगा ताकि वाइट लाइट जो है ना वहाँ से इमर्ज हो। और जो डायग्राम इसमें पूछा है वो कुछ इस प्रकार से होगा जो मैंने नीचे ड्रा किया हुआ है। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा 4-5 बार, तभी एग्जाम में अगर आपसे पूछेगा तो ईजिली आपसे ये ड्रा होगा। इसमें क्या करना है, बहुत ईजी वे में सबसे पहले एक प्रिज्म को आप बना लीजिए ऐसा, और ये डिस्टेंस है उसको नाप लीजिए कितना कितना है। फिर दूसरे प्रिज्म को यहाँ पे बना दीजिए, 2 इस प्रकार से लाइन खींच दीजिए और एक इंसिडेंट रे यहाँ पे दीजिए और यहाँ से एक इमर्जेंट रे दीजिए। और ये जो रेड और वायलेट है ना इसको हमेशा याद रखिएगा कि रेड ऊपर में होता है और वायलेट नीचे में होता है, और ये जो है ना एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक है, और ये स्क्रीन है। क्वेश्चन 26 है अ लॉट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड इन नेबरहुड। हमारे आस पड़ोस में बहुत सारा कचरा जो है वो पैदा होता है। हाउएवर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट इज बायोडिग्रेडेबल, लेकिन इनमें से बहुत सारा जो है वो बायोडिग्रेडेबल होता है। व्हाट इम्पैक्ट विल इट हैव ऑन द एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है पर्यावरण के ऊपर और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। इस पेज से हम अच्छे से समझ सकते हैं कि मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, कि जो गार्बेज हम पैदा करते हैं उसको कैसे हम मैनेज करें। तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वे समय के साथ में सड़ने लगते हैं क्योंकि उसमें बैक्टीरिया काम करता है, और जब वो सड़ते हैं तो बहुत सारा गंदगी और बहुत सारा दुर्गंध जो है ना हमारे आसपास फैलाते हैं। विशेषकर मीथेन गैस को निकालते हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है, और उस मीथेन गैस को हम यूज भी कर सकते हैं अगर हम उसको बायोगैस में कन्वर्ट करें तो जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उनको बायोगैस में कन्वर्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे उनका सही ढंग से निपटारा हो, उनका सही यूज हो सके, और जो उनसे लास्ट में वेस्ट निकलेगा उसको हम मैन्योर के रूप में यूज करके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो जैसे हम आपसे पास देखते हैं कि जो गार्बेज होता है बायोडिग्रेडेबल होता है उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं, गंदगी आने लगती है, बदबू आने लगता है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए और ह्यूमन हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। अब इसका आंसर है कि एक्सेस जनरेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी हार्मफुल एज, कि जो एक्सेस जनरेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो हार्मफुल होता है क्योंकि पहला है इट्स डीकम्पोजिशन इज अ स्लो प्रोसेस लीडिंग टू प्रोडक्शन ऑफ फाउल स्मेल एंड गैसेस, कि इसका डीकम्पोजिशन जो है ना स्लो प्रोसेस है, जैसे कि हम समझ चुके हैं, इससे बहुत ज़्यादा दुर्गंध और गैस निकलता है। सेकेंड है इट कैन बी द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर जम्स दैट क्रिएट अनहाइजीनिक कंडीशंस, और ये ब्रीडिंग ग्राउंड होता है जम्स के लिए जिससे अनहाइजीनिक कंडीशंस क्रिएट होते हैं।